अम्ल और क्षार, आपका दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार लवण। हम बात करेंगे अम्ल और क्षार की। देखिए अम्ल क्या होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH। आपको नाम इनके पता होने चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। मैंने यहाँ पे केवल इसी का नाम लिखा है, आपको इसके नाम पता होने चाहिए। इसे समझ लेते हैं। ये क्षार है बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए अम्ल और क्षार में केवल एक ही अंतर होता है, वो होता है OH आयंस का और H आयंस का। यानी कि जो क्षार होते हैं उसमें OH लगा होता है, ठीक है। जो आपके क्षार होंगे वो OH को प्रदर्शित करेंगे, हर जगह आपको OH मिलेगा क्षार में। और जो आपके अम्ल होंगे वो आपके H आयंस को प्रदर्शित करेंगे। देखिए H H H। यहाँ पे ये जो केस है अम्ल के केस में, ये एक स्पेशल केस होता है। ये एक स्पेशल का मतलब होता है, देखो बच्चों ये इम्पोर्टेंट अम्ल है आपका, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ये आपकी विलयन अवस्था है सबकी। जितने भी आपके विलयन आपकी लाइफ में आपने देखे हैं उसमें से अधिकतर आपको अम्ल मिले होंगे और अधिकतर आपको क्षार मिले होंगे। मैं आपको बेसिक सिद्धांत इसका बता देता हूँ। मूल सिद्धांत क्या है, हमारे जीवन में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इसीलिए हमें अम्ल क्षार और लवण NCERT ने हमारे सिलेबस में ऐड करा है। और हमें पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन सा क्षार है और कौन सा अम्ल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इनके गुणों को देखेंगे, इनमें क्या क्या गुण होते हैं। इससे पहले मैं आपको इसकी उपयोगिता बता दूं। उपयोगिता में देखिए NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH मैंने आपको बताया कि ये OH अपनी प्रॉपर्टीज को यानी कि अपने गुण को प्रदर्शित करते हैं क्षार। तो OH को इन्होंने बोला हाइड्रो ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा हाइड्रो ऑक्साइड। और इसी से मिलकर बना सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए जैसे इसमें ये स्पेशल कंपाउंड है वैसे इसमें NH4OH स्पेशल यौगिक है। अब देखिए कुछ बच्चों को मैं बता देता हूँ कि तत्व और यौगिक क्या होते हैं। ये आपकी 9th का सिलेबस है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। तत्व एक ही परमाणु से मिलके बने हुए, ठीक है, अणुओं को तत्व बोलते हैं। यानी कि हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, समथिंग, ठीक है। एक ही परमाणुओं से मिले हुए अणुओं को, मिलकर बने हुए अणुओं को तत्व बोलते हैं। इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आती है यौगिक की बारी। देखिए यौगिक क्या था, आपने 9th में पढ़ा होगा। यौगिक क्या थे, जो दो तत्वों से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं यौगिक, ठीक है। जैसे HCl, ये यौगिक है, ये सारे के सारे यौगिकों की बात हो रही है बच्चों यहाँ, ठीक है। तो ये बेसिक आप ये सिद्धांत आप समझ लीजिए। सारे तत्वों से मिलके क्या बना, यौगिक बना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अम्ल और क्षार में यौगिकों की, क्योंकि दो तत्वों से मिलके बने हैं। देखो सारे बने हैं NaOH, 3 तत्व हो गए तो ये यौगिक बन गया, ठीक है। तो ये रासायनिक गुणधर्म के हिसाब से हमने तत्व और यौगिकों में इसको विभाजित करा है। रासायनिक गुणधर्म, ध्यान रखना, रासायनिक गुणधर्म में तत्व और यौगिक के सिद्धांतों पे हम किसी भी विलयन को विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए हम बात कर रहे थे OH की और H की। तो OH को जब OH एकल फॉर्म में होता है, यानी ये किसी भी यौगिक के साथ नहीं मिलता, तो इसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्सिल आयन। उसके बाद हम बात करते हैं OH की। अब देखिए ये फर्स्ट ग्रुप में, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, यानी फर्स्ट ग्रुप के तत्व हैं। आपको थोड़ी सी आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेनी चाहिए और मेरे हिसाब से आपको थोड़े से ग्रुप याद कर लेने चाहिए। मैं आगे आने वाले पाठ्यक्रम में आवर्त सारणी को डिस्कस करूँगा। अगर आवर्त सारणी की मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन पहले ग्रुप में है, ठीक है, और सोडियम पहले ग्रुप में है, पोटेशियम पहले ग्रुप में है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है। इसका कारण मैं बता देता हूँ आपको। जहाँ क्षारों की बात होगी और इस वाले यौगिक की बात होगी
तो कैल्शियम दूसरे ग्रुप में है, इसमें 2 लगा हुआ है, इसकी संयोजकता जितनी है, जैसे आप कहते हैं कि संयोजकता, ठीक है, संयोजकता इसकी 2 हो गई है, दूसरे ग्रुप में इसके यहाँ 2 लग गया है। मैग्नीशियम भी दूसरे ग्रुप में इसके यहाँ 2 लग गया है, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान है, इसे ध्यान से समझिए हिंदी के माध्यम से जो बच्चे विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं। अब देखो हम बात करेंगे अम्लों की। अब हमने ये समझ लिया, अम्लों की बात करेंगे। देखिए अम्ल में, अब मैं आपसे कहूँ कि भाई इसमें तो एच आयंस मिल गए, इसमें ओ एच आयंस मिल गए, लेकिन इसमें भी ओ एच आयंस मिल गए। अब इसमें आप मुझे बताइए कि इसको मैंने अम्ल क्यों लिखा, इसमें एच आयंस कहाँ मिले, एच आयंस मिले या ओ एच आयंस मिले। तो देखो बच्चों, ये एक स्पेशल यौगिक होता है, इसको कैसे समझ सकते हैं, CH3COO माइनस, इसकी जो रासायनिक समीकरण होती है वो ऐसे होती है। देखिए इसमें यहाँ पर एच आयंस दिया है, तो इसका मतलब ये एक अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। इसको इन्होंने एसिटिक अम्ल नाम दिया है। अगर मैं साधारण बोलचाल की बात करूं तो इसको हम लोग सिरका बोलते हैं, ठीक है, इसको हमने सिरका बोला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक होता है आपके अम्लों में। तो यहां से हमें एक चीज पता लगी, जैसे जो आपका सिरका वही है जो चाउमीन में गिरता है, ठीक है। यहां से हमें एक बात पता लगी कि अम्ल हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी चीजें हैं, अम्ल और क्षार। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इनका उपयोग, ताकि आपको और इंटरेस्ट आएगा इसे पढ़ने में। ये चाउमीन में गिर गया, ठीक है, इसको हम खाते हैं, ठीक है। HNO3 और HCl, इससे हम बनाते हैं एक्वारेजिया। आप जब धातु और धातु पढ़ेंगे, इससे सोने को और चांदी को पिघलाया जाता है, ठीक है। H2SO4 आपकी गाड़ियों में यूज होता है, गाड़ियों की बैटरियों में डलता है H2SO4, गंधक का अम्ल बोलते हैं जिसे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे आपने देखा होगा कि टॉयलेट क्लीनर वगैरह आते हैं तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। NaOH की बात करूं तो उससे साबुन बनता है। KOH की बात करूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे ये भी कई सारी चीजों को बनाने का काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपने सुना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से चूने का पानी, यानी कि चूना, ये बुझा हुआ चूना होता है बच्चों, ठीक है, चूने का पानी बोलते हैं इसको। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है ये यौगिक आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसे। ये जो बेस है आपका, ये जो क्षार है आपका, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इन्होंने बोला। जब हम लोग, हमारे पेट में गैस बनती है या फिर हमारे पाचन तंत्र में गैस की दिक्कत होती है तो हम इनो लेके आते हैं। तो बच्चों MgOH की होल्टाइस में एक बेस होता है, ये बेस है वो, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही हमारे पेट की गैस को न्यूट्रल कर देता है। यहाँ पे हमने सीखा कि एसिड और अम्ल और क्षार का रोल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे मैं शुरू करूंगा NH4OH, इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, नाम इसका काफी है। इसका नाम है बच्चों अमोनियम इसको उन्होंने बोला अमोनियम, NH4 को, ठीक है, अमोनियम आयन। वैसे इसको अगर मैं पॉजिटिव लगा दूंगा तो एन हो जाएगा, और तो यहाँ पे एन लिख दूंगा, तो इसको बोला अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। OH को हमने बोल दिया यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, तो इसे याद कर लीजिएगा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। कोई भी गलती आपको बोर्ड में नंबर आपके काट सकती है, ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है। हमने यूजेस पढ़ लिए, हमने उपयोगिता भी पढ़ ली, हमने जान भी लिया कि अम्ल और क्षार क्या है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इसका और इसका रोल कंबाइन करके, यानी कि संयुक्त रोल हमारे जीवन में क्या होता है, तो मैं इसमें बता देता हूं। देखो एक आपके में बुक में रिएक्शन दी हुई है, उदासीनीकरण। अगर मैं अम्ल और क्षार के बीच में पॉजिटिव का साइन लगा दूं, यानी कि धन का साइन लगा दूं, तो बच्चे रिएक्शन बन जाती है, यहीं पे बनता है लवण और बनता है पानी, यानी कि H2O। देखिए ये पूरी की पूरी रिएक्शन जो है आपकी, ध्यान से देखना, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई है। ये पूरी की पूरी रिएक्शंस आपकी उदासीनीकरण रिएक्शंस होती है, आपकी किताब में दिया हुआ है उदासीनीकरण।
उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, देखो ये हुआ कैसे, आपने चैप्टर का नाम देख लीजिए, अम्ल, क्षार और लवण। यानी कि इस अभिक्रिया से मुझे ये पता लगा है कि अम्ल जुड़ा हुआ है क्षार से और दोनों जुड़े हुए हैं लवण और पानी से, यानी कि तीनों एक दूसरे से संयुक्त रोल जो इनका रहा है हमारे सिलेबस में वो ये रहा है। देखो अब इसकी रिएक्शंस मैं आपको बता देता हूँ, अभिक्रिया में आपको बता देता हूँ, छोटी सी अभिक्रिया है, देख लीजिए। H प्लस आयन मिलते हैं प्लस OH आयन्स मिलते हैं और H2O बन जाता है। यही है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जितनी भी आप आने वाले चैप्टर में अभिक्रिया में आने वाले अम्ल, क्षार और लवण के लेसन में या फिर इस चैप्टर में अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, वो सारी अभिक्रियाएं आपको हर जगह जिस भी अभिक्रिया में आप देखेंगे आपको ये अभिक्रिया जरूर मिलेगी, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। ये आपका बेसिक्स था। ठीक है, एक चीज मैं इसमें और बता देता हूँ जो आपके लिए आगे काम आएगा। देखो पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में आपके इस चैप्टर में आने वाले जो टॉपिक है उन्होंने दो शब्द यूज करे हैं। वो शब्द है तो यहाँ देखो ध्यान से, अभी हम बात कर रहे थे, अगर आपको उन्होंने किताब में कहा है आने वाली अभिक्रियाओं में आपको धातु हाइड्रोक्साइड और धातु ऑक्साइडों की वो बात करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं करा है। उन्होंने क्षार को और अम्ल को धातु हाइड्रोक्साइड और धातु ऑक्साइडों में विभाजित कर दिया है। देखिए कैसे करा है, मैंने आपको बताया है कि ये पहले ग्रुप में है दोनों, तो इन्होंने आवर्त सारणी की गुणों को उठाया है। आवर्त सारणी में पहले ग्रुप के तत्वों को धातु तत्व बोलते हैं, प्रबल विद्युती, धन विद्युती धातु तत्व। तो यहीं से आया है, देखिए NaOH धातु हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर Na है धातु, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, Na धातु ही बोला है उन्होंने, और हाइड्रोक्साइड बच्चों ये है। और दूसरा केस आएगा धातु ऑक्साइडों का, तो यहाँ पर भी क्या है, उन्होंने कुछ नहीं करा है। जैसे CaO ऑक्साइड की जगह आपको ऑक्सीजन लगा देना है, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए सेकंड ग्रुप के तत्वों को भी धातु तत्व बोलते हैं। यहाँ पर ये धातु है, ये धातु है, तो कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी अगर धातु हाइड्रोक्साइड और धातु ऑक्साइडों का नाम आए, क्योंकि बच्चे यही इक्वेशन छोड़ के आ जाते हैं बोर्ड में, उन्हें कठिन लगती है, अजीब सा लगता है हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ, जिसे मैं कहूँगा कि वो टेक्निकल चीजें छोड़ देते हैं। देखिए बोर्ड में क्या होता है बच्चों, बोर्ड में साइंटिफिक सब्जेक्टों में जब भी आप साइंटिफिक सब्जेक्टों के पेपर दोगे बोर्ड, तो वो साइंटिफिक टर्म्स लिखने के नंबर देते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी ने आपको प्रेजेंटेशन बना के दी है बुक में, आप किसी भी टीचर को फॉलो करो या किसी के भी लेक्चर को फॉलो करो, अगर वो आपको एनसीईआरटी बेस नहीं पढ़ा रहा है या आपको एनसीईआरटी के टॉपिक्स नहीं बता रहा है, तो आपका बोर्ड में नंबर लाना बहुत मुश्किल होगा, ध्यान रखना। और मेरा मानना यह है, मैं खुद एक हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ, लेकिन मैंने कई साल से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को टीच करा है साइंस, तो मैं आप लोगों से अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। देखिए आपको केवल साइंटिफिक टर्म्स के नंबर मिलेंगे, चाहे आपने हिंदी में लिखा हो चाहे आपने इंग्लिश में लिखा हो। बट हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ होता क्या है, जैसे ही कोई इंग्लिश वर्ड को हिंदी बनाने वाली चीजें आती हैं तो वो साइंटिफिक टर्म्सों पे ध्यान नहीं देते। लेक्चर को चालू करने का मेन रीजन यही था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो देखो बच्चों, मैंने इस टेबल में जरा सा थोड़ा सा परिवर्तन किया है, सेम टेबल पहले जैसे ही है। यहाँ पर हम बात करेंगे अब अम्ल और क्षार को पहचानने की, यानी कि हम पहचान कैसे करेंगे कि कोई भी विलयन अम्ल है या कोई भी विलयन क्षार है। एक प्रकार के दो प्रकार के सूचक आपकी बुकों में उन्होंने बताए हैं। सूचक का मतलब होता है बच्चों सूचित करना, यानी कि ये हमें सूचित करेगा कि कौन से विलयन हमारे अम्ल को दिखा रहे हैं और कौन सा विलयन हमारे क्षार को दिखा रहा है। तो हमने बात करी सूचकों की। सूचक का मतलब ध्यान रखना बच्चों, आपको ये सूचित कर रहा है, ठीक है, ये सूचित कर रहा है कि विलयन में कौन सी विलयन अम्ल है और कौन सा विलयन क्षार है। तो अब यहाँ पर मैंने बताया था कि H पॉजिटिव देने वाले, H आयंस देने वाले अम्ल होते हैं और H आयंस देने वाले क्षार होते हैं। लेकिन बच्चों ये विलियंस की अवस्था में होता है। ये जब मैं इसको विलियंस में रिएक्शन कराऊंगा, अभिक्रिया कराऊंगा, तब मुझे पता लगेगा। लेकिन नॉर्मल नेचुरल तरीके से मैं कैसे पता लगा सकता हूँ, व्यवहारिक तरीके से कैसे पता लगा सकता हूँ, तो वहां पर मैं सूचकों का यूज करूंगा, ठीक है, जो मुझे सूचित करेगा। तो यहाँ से ध्यान रखना, सूचक हमें सूचित कर रहे हैं अम्ल और क्षार के लिए। तो आपकी बुकों में दो प्रकार के सूचक उन्होंने दिए हैं, प्राकृतिक और दूसरा है संश्लेषित, ठीक है। प्राकृतिक सूचकों में लिटमस पेपर का यूज करा है उन्होंने और हल्दी का, ठीक है। लिटमस पेपर आपका थैलाफाइटा ग्रुप का एक पौधा होता है,
वो बैंगनी कलर का आपका एक पेपर निकलता है उसमें, उसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं। और संश्लेषित में, संश्लेषित का मतलब और प्राकृतिक का मतलब समझ लीजिए क्या। तो प्राकृतिक वो होता है बच्चों जो हमें नेचुरल मिल रहा है, यानी प्रकृति हमें दे रही है, हमें बनाना नहीं पड़ रहा उसको। और संश्लेषित को हम संश्लेषण करके लैब में बना रहे हैं, यानी प्रयोगशाला में हम इसे बना रहे हैं। ये देखिए फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये इसका नाम याद रखिएगा, इसके नंबर मिलते हैं आपको बोर्ड में, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ये दोनों चीजें, दोनों सूचक हमें ये बताएंगे कि अगर कोई विलयन अम्ल है या कोई विलयन क्षार है तो वो किस तरीके का बिहेवियर रखेगा, किस तरीके का परिवर्तन उसके अंदर आएगा, जो हमें पता लगेगा कि ये विलयन अम्ल है और ये विलयन क्षार है। आइए देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए हम बात कर रहे थे प्राकृतिक सूचकों की। प्राकृतिक सूचकों में अम्ल का विलयन कहता है कि भाई अगर मैं लिटमस पेपर को किसी भी अम्ल के विलयन में टच करूं, पेपर फॉर्म में है तो मैं टच करूंगा, तो यहाँ पे ये विलयन लिटमस पेपर को नीले से क्या कर देगा बच्चों, लाल कर देगा। ठीक है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है ये, अगर वो अम्ल होगा तो, अगर वो विलयन अम्ल होगा। और अगर मैं अम्ल में ही संश्लेषित की बात करूं, संश्लेषित सूचकों की बात करूं, फिनोफ्थलीन के, मिथाइल ऑरेंज की, तो यहां लाल कर देता है। ध्यान रखना। देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, आपको क्या करना है, केवल लिटमस पेपर के प्रोसेस को, प्राकृतिक, जो प्राकृतिक सूचक में लिटमस पेपर है उसके एक प्रोसेस को आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है। नीले को लाल कर दिया इसमें, ठीक है। और अगर ये क्षार में होगा तो ये इसका बच्चों अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, ये क्षार वाला विलयन लाल को क्या कर देता है, नीला। ध्यान रखना बस, आप एक को याद रखिए, इसलिए मैंने एक लिखवाया है, आपको दूसरे को अपोजिट करना है क्षार वाले केस में। कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, पेपर में भी बच्चे काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, 12th तक वो कंफ्यूज ही रहते हैं। आप एक याद रखिए, नीले को लाल कर रहा है अम्ल, और अगर क्षार का केस आएगा तो उसका उल्टा कर दीजिएगा, पेपर में लाल को नीला कर देता है, बस पेपर की बात हो रही है। ठीक है, अब बात आती है, मैंने कहा है मिथाइल ऑरेंज की, जो कि मैंने लैब में बनाया। लैब में मैंने एक क्या कहते हैं लिक्विड बना दिया, उस लिक्विड से मैं क्या कर रहा हूँ, अम्ल और क्षार को रिकॉग्नाइज, यानी कि पहचान कर रहा हूँ अम्ल और क्षार की। तो भैया अगर मैंने मिथाइल ऑरेंज को अम्ल में डाल दिया और वो अम्ल है, तो उसने मिथाइल ऑरेंज के विलयन को कैसा कर दिया, लाल कर दिया। ठीक है, और क्षार को अगर डाला, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक पीला हो जाता है, क्षार इसको पीला कर देता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो हमने इसको उठाया और इसको उठाया, एक हमने प्राकृतिक सूचक उठाया, एक संश्लेषित सूचक उठाया। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, बुकों में आपके नहीं दिया हुआ है, देख ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये जो है ना पेपर फॉर्म है, इसको टच करने से ही पता लग रहा है किसी भी विलयन में, लेकिन ये जो मिथाइल ऑरेंज है ना, ये क्या है बच्चों, ये है तुम्हारी द्रव, द्रव फॉर्म है ये द्रव फॉर्म, द्रव अवस्था है ये। द्रव अवस्था में हमेशा जब भी हम किसी सॉल्यूशंस को पता करते हैं, हम लोग क्षार की के बारे में पता लगाते हैं, तो उसको बच्चों डालते हैं बूंद बूंद करके। ध्यान रखना, इसके नंबर मिलते हैं बच्चों बोर्ड में। आप किसी भी सॉल्यूशंस का किसी भी लिक्विड से पता लगाओगे तो आप उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कि बूंद बूंद करके ही पता लगा सकते हो, क्योंकि वो द्रव फॉर्म में है। द्रव फॉर्म में ही, द्रव में द्रव कैसे मिलाएंगे, द्रव में द्रव मिलाते हैं बूंद बूंद करके। ठीक है, और अगर कोई हमारे पास पेपर फॉर्म है तो उसको हम द्रव में टच करके, यानी कि छुआ के देख सकते हैं कि वो अभिक्रिया कर रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए नॉर्मली अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे आपसे बताया था, एक आपको मैंने अभिक्रिया कराई थी उदासीनीकरण की, H+OH = H2O। देखो ये जो अभिक्रिया है ये हमें दिखा रही है उदासीन होना। ठीक है, उदासीन करना, किसी भी चीज को उदासीन करना होगा, यानी अम्ल और क्षार को अगर मुझे उदासीन करना है तो ये अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, लिटमस पेपर जब ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है, मान लीजिए मैंने किसी विलयन में लिटमस पेपर को लगाया, ना तो वो अम्ल है और ना ही क्षार है, मान लीजिए मैंने पानी में लगा दिया, क्योंकि पानी हमारा न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है, तो लिटमस पेपर का जो रंग होता है वो होता है बच्चों बैंगनी। ध्यान रखना, अपनी मूल अवस्था में जब ये होता है, फिर पौधे से जब हमें मिलता है, थैलोफाइटा पौधे से, तो इसका रंग बैंगनी कलर का होता है। ठीक है,
देन हम नीले को लाल कर देते हैं तो अम्ल आ जाता है, और लाल को और नीला हो जाता, लाल से नीला हो जाता है तो क्षार हो जाता है। मैंने बताया है, आप एक को याद करें बस। ठीक है, यहाँ पे काफी चीजें क्लियर हो गई हैं आपकी, इतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, साइंस को आपको केवल समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन थी, अभिक्रिया थी, यहाँ पे काम आई। और देखो एक इंटरेस्टिंग चीज और थी, यहाँ पे बेसिक्स क्या था कि भैया सूचकों ने अगर किसी विलयन में HCl, H2SO4, HNO3 मिले हुए हैं तो रंग से पता लगाया। उसने लिटमस पेपर को, अगर मैं प्राकृतिक सूचक ले रहा हूँ, नीले से लाल कर दिया। अगर किसी विलयन में क्षार उपस्थित है तो क्षार का विलयन कैसे हो गया, लाल से नीला हो गया, इसका उल्टा हो गया। यहाँ पर हमने मिथाइल ऑरेंज की बात करी थी, संश्लेषित जो सूचक था हमारा, अम्ल में अगर ये चीज उपस्थित है या ये उपस्थित है, H उपस्थित की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं इसकी बात भी कर सकता हूं और इसकी बात भी कर सकता हूं। तो इसने क्या करा, मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशंस को, मिथाइल ऑरेंज के विलयन को लाल कर दिया। क्षार के OH ने क्या करा बच्चों, उसे पीला कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं एक संयुक्त अभिक्रिया की बात करूं तो इन्होंने, सूचकों ने क्या करा, सूचकों ने एक सैद्धांतिक तरीके से रंग को आधार बनाकर प्रयोग करा। ठीक है, यहाँ पर मुझे दोनों चीजों में क्या पता लगा, अम्ल में भी क्षार में भी सूचकों ने बच्चों रंग को आधार बनाया, यानी कि उन्होंने रंग से पता लगाया। देखो रंग से पता लगाया कि भैया कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो बोर्ड में बच्चों उसके नंबर मिलते हैं, ध्यान रखना, ये लिख के आना है आपको, इसलिए मैंने आपको करवाया है। रंग से पता लगाया उन्होंने कि भाई अगर प्राकृतिक सूचक है तो वो भी रंग, कलर अपना चेंज कर रहा है, रंग अपना चेंज कर रहा है। अगर संश्लेषित सूचक है तो वो भी अपना कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बात करी आपसे उदासीनीकरण के बारे में। मैंने आपको बताया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम कैसे करता है। जब हमारे पाचन तंत्र में HCl के कारण गैस बन जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि इनो को हम पीते हैं। तो बच्चों देखो होता क्या है, छोटी सी रिएक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, देखना। ये केवल एक इंटरेस्ट लगाने के लिए करा रहा हूँ, आने वाले उसमें आएगी आपके काम ये MgOH की होल ड्राइव। देखिए हमारे पाचन तंत्र में HCl बनने से क्या होता है, गैस बन जाती है, यानी HCl गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कैसी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, गैस फॉर्म में। MgOH की होल ड्राइव इनो हमने पी ली, तो बच्चों कुछ नहीं होता, देखो सिंपल सी रिएक्शंस होती है और आपको पता लग जाएगा कि इनो ने कैसे उसको न्यूट्रल में कन्वर्ट करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ध्यान रखना, यहाँ पे इसका यूज होगा। तो इस रिएक्शंस को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या निकलेगा बच्चों, देखो MgCl2 अलग निकल गया प्लस H2O, देखिए ये सॉल्ट बन गया और ये बन गया पानी। कि पाचन तंत्र की जो गैस थी उसमें कन्वर्ट हो गई और उसमें इन्होंने गैस को रिलीज कर दिया। देखो बना कैसे, OH मिला और H मिला। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर देंगे, इसके आगे 2 लगाएंगे बैलेंस करते समय। ठीक है, MgCl2 निकल गया और यहाँ पे 2H2O बन गया। ठीक है, OH मिला और H मिला। देखिए इसमें यही रिएक्शन हुई है, इसका OH उठा और इसका H उठा, गैस को उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में। ठीक है, ये वाली रिएक्शन, पूरी ये रिएक्शन आई है, ये रिएक्शन देख लो और ये रिएक्शन देख लो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। आने वाले जितने भी आपके टॉपिक रहेंगे सब में ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आती रहेंगी, महत्वपूर्ण चीजें आती रहेंगी। मेन हमारा सार क्या था, समझाने का और समझने का। हमने सूचकों के बारे में पढ़ लिया, सूचक हमें बता रहे हैं अम्ल और क्षार। ठीक है, और हमने 2 प्रकार के सूचक पढ़े, प्राकृतिक और संश्लेषित। हमने दोनों के बारे में पता लगाया। आपको फिनोफ्थलीन के बारे में पढ़ना है, अगली क्लास में आपको फिनोफ्थलीन का यूज बताओ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।